हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी होता क्या है, लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, the molecule A and B progresses through the formation of according to this theory, the molecule A and B progresses through the formation of activated complex, which then decomposed into product. ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा जो मॉलिक्यूल है ए एंड बी, दो मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो सबसे पहले क्या करेगा, आपका एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, उसके बाद वो फिर से क्या होगा, डिकम्पोज होगा किसमें, प्रोडक्ट में। ठीक है, देखो इसको समझने के लिए देखो क्या है। अब बात आती है ना कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा कैसे। ठीक है, मान लेते कोई रिएक्टेंट है हमारा A+B, या आपका प्रोडक्ट बनाने के पहले, ठीक है, प्रोडक्ट है आपका यहाँ पे P। ठीक है, यहाँ पर बनता है आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी कुछ ऐसी होती है, इतनी। ठीक है, अब यहाँ से आपका प्रोडक्ट बनता है। इन जनरल क्या होता है कि कोई भी रिएक्टेंट आपका एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड करता है, फिर वहाँ से वो प्रोडक्ट में डिकम्पोज होता है। बस वैसे ही बस यहाँ पे क्या है कि जो आपका एक्टिवेटेड रिएक्टेंट है A+B, वो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ठीक है, ये किसी तरह का इंटरमीडिएट नहीं है, यहाँ पे कोई भी बॉन्ड का ब्रेकिंग नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, और वो कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होकर फिर क्या होगा, आपका प्रोडक्ट में जाएगा। अब बात आती है कि ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक गया कैसे, इसकी एनर्जी इतनी कैसे हुई। तो इसकी एनर्जी के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल है म्यू वाइब्रेशनल। ठीक है, एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी। कौन रिस्पॉन्सिबल है, वाइब्रेशनल एनर्जी। ये वाइब्रेशनल एनर्जी को यूज़ करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, और फिर वह क्या होता है, आपका प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या है, इसका रिएक्शन क्या है। कोई रिएक्टेंट है A+B, ठीक है, क्या होता है, इसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है AB। ठीक, और फिर ये फर्दर क्या हो जाता है, डिकम्पोज होता है P में। अगर हम इसको K हैश ले लेते हैं, K इक्विलिब्रियम, ठीक है, और इसका रेट कांस्टेंट कुछ K2 ले लेते हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शन के लिए जो आपका रेट होगा, तो रेट किस पर डिपेंड होगा, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा, एक तो वाइब्रेशनल एनर्जी, क्योंकि वाइब्रेशनल एनर्जी की वजह से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी क्या हो रही है, हायर हो रही है, जिसकी वजह से जहाँ से वो प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो सकता है। तो जितना ज़्यादा वाइब्रेशनल एनर्जी, उतना ही ज़्यादा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, और उतना ही ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो रेट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा आपके किसके, म्यू वाइब्रेशनल के। ठीक है, वाइब्रेशनल एनर्जी के। ठीक है, और दूसरा किसके होगा, आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के। जितना ज़्यादा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा, उतना ही ज़्यादा आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो रेट है वो इन दोनों पे डिपेंडेंट है, इसके इक्वल पे आता है। ठीक है, अगर हम रेट को यहाँ से कैलकुलेट करें इस रिएक्शन से, या कोई रिएक्टेंट है A+B और वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, उसके लिए रेट कांस्टेंट कुछ K2 है, तो रेट क्या हो जाएगा, आपका रेट आ जाएगा इक्वल K2 कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B के। ठीक है, आ गए थे समझ में। अब क्या करेंगे, इन दोनों रेट को हम इक्वल अगर रख लें, ठीक है, उसके पहले हम देखो कि म्यू वाइब्रेशन होता क्या है, म्यू वाइब्रेशन की वैल्यू क्या होगी, ये कहाँ से आता है। तो देखो इन क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम देखते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में, इन क्लासिकल मैकेनिक्स जो एनर्जी होता है, एनर्जी का टर्म, उसको हम दिखाते हैं, एनर्जी इक्वल हो जाता है आपका RT बाई एवोगैड्रो नंबर के। ठीक है, रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, और ये इक्वल होता है आपका KBT के।
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, ठीक है। और अगर यही इन क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें, क्वांटम मैकेनिक्स, यहाँ पे जो एनर्जी के टर्म को हम दिखाते हैं, एनर्जी होता है आपका इक्वल एच म्यू के, ठीक है, एच म्यू के। अगर इन दोनों को हम इक्वल रख दें तो क्या हो जाएगा, एच म्यू आपका इक्वल हो जाएगा के बी टी के, होगा, ठीक है। अब क्या करना है, म्यू यहाँ से आ जाएगा, आपका म्यू की वैल्यू आ जाएगी के बी टी बाई एच, एच को हम इधर कर दिला दिए, ठीक है। तो यहाँ से आपकी म्यू की वैल्यू आ गई और ये वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा ये वाला रिएक्शन रेट हो जाएगा के बी टी बाई एच और ए बी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इन दोनों रेट को अगर हम इक्वल रखें तो क्या हो जाएगा, के बी टी अपॉन में एच इक्वल होगा किसके, के टू, यहाँ पे एक मिनट, जो रेट होगा किसके हो जाएगा, के बी टी अपॉन एच, साथ ही साथ इसके साथ क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। और ये इक्वल हो जाएगा आपके के टू ए इंटू बी के, कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी। यहाँ से अगर हम के टू की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, इसको हम इधर ला देंगे तो के टू की वैल्यू आ जाएगी के बी टी अपॉन में एच तो रहेगा ही, साथ ही साथ सॉरी इंटू रहेगा आपका ए बी हैश डिवाइड बाई कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। ये आपका आ गया के टू की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो टर्म है ये कहाँ से आया है, ये क्या हो सकता है, ये के हैश, देखो क्या है यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसको हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट के, यही होगा। ये इक्वल हो जाता है आपके ए बी हैज़ डिवाइड बाई ए इंटू बी के, यही होगा ना। के इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट, तो यही हो गया। अब इसको इसकी जगह पे देखो ये दोनों सेम है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, के हैश यानी के इक्विलिब्रियम की वैल्यू, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो के टू हो जाएगा आपका, के टू यहाँ से आ जाएगा के बी टी अपॉन में एच और के हैश। आगे नहीं इतना समझ में, बस इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। देखो आगे फिर जो आपका है क्वेश्चन 1। अब जो के हैश है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखो यहाँ पे अब थर्मोडायनेमिक अप्रोच, ठीक है। देखो क्या है, के इक्विलिब्रियम होता है के हैश के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, या फिर इसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आल्सो रिटन एज गिब्स फ्री एनर्जी जी नॉट, ठीक है, जी नॉट हैश, ये आपका है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। के हैश जो है इसके इक्वल भी होता है, और थर्मोडायनेमिक में जो जी होता है गिब्स फ्री एनर्जी, वो इक्वल किसके होता है, माइनस ऑफ आर टी एल एन के हैश के। यहाँ पे के हैश क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से के हैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, के हैश इक्वल हो जाएगा आपका ई टू द पावर माइनस ऑफ जी नॉट हैश डिवाइड बाई आर टी, ये होगा, ठीक है। आर टी को मल्टीप्लाई में है, इसको इधर लाएंगे, जी नॉट बाई आर टी हो जाएगा, ठीक है, माइनस ऑफ जी नॉट बाई आर टी। एल एन को हम इक्वल के साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, ई के पावर में जो भी वैल्यू रहता है वो ई के पावर में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो के हैश इक्वल हो जाएगा आपके ये, और यहाँ से जो जी होता है आपका, वो इक्वल होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के,
ठीक है, टी डेल्टा एस की। तो अब सबको अब हैश लगा लो सब में, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमने ली उसके लिए क्या करेंगे, इसको इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, देखो के हैश इक्वल हो जाएगा किसके, e टू द पावर ठीक है। देखो क्या होगा, यहाँ पर अगर हम g की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, के हैश इक्वल हो जाएगा किसके, e टू द पावर माइनस ऑफ डेल्टा एच डेल्टा एस माइनस ऑफ टी डेल्टा एस, ठीक है, डिवाइड बाई आर टी, ये होगा। ठीक, अब इस वैल्यू को के हैश की वैल्यू को हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट था वहाँ पर पुट कर देंगे। तो वहाँ इक्वेशन फर्स्ट तक क्या था हमारा, के टू इज इक्वल टू के बी टी अपॉन एच, के बी टी अपॉन एच, और इसके साथ था के हैश की वैल्यू हम ये पुट कर दें, ई टू द पावर माइनस ऑफ डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस अपॉन आर टी, ठीक है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको अलग अलग कर लें, क्या हो जाएगा, के टू इक्वल हो जाएगा के बी टी अपॉन एच इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ डेल एच अपॉन आर टी माइनस ऑफ डेल एच अपॉन आर टी, ठीक है, ई टू द पावर माइनस ऑफ टी से टी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, डेल एस अपॉन आर, डेल एस अपॉन आर, ठीक है। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन 2, इसको नाम दे पहले, ठीक है, स्टार लगा लो इस पर और इसको बोलो, इस इक्वेशन को कहते हैं हम आयरिंग इक्वेशन, आयरिंग इक्वेशन। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी जो है वो आयरिंग एक साइंटिस्ट उन्होंने ही दिया था, तो इसलिए उनके नाम पर ये है आपका आयरिंग इक्वेशन, ठीक है। अब आता है, देखो इसके बाद क्या होगा, डेल्टा एच, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एच है। डेल्टा एच क्या होता है, देखो डेल्टा ई होता है आपका इक्वल्स टू ई ए एक्टिवेशन एनर्जी माइनस ऑफ आर टी, ठीक है, ये होता है डेल्टा ई, ठीक है। डेल्टा एच होता है, डेल्टा एच इक्वल होता है डेल्टा ई प्लस डेल एन जी आर टी के, ठीक है, डेल एन जी आर टी के। यहाँ पे एन जी आर टी क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। डेल्टा एच, अब डेल की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देते तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एच इक्वल हो जाएगा ई ए माइनस आर टी, ठीक है, प्लस में डेल एन जी आर टी, ठीक। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ई ए यहीं पे है माइनस आर टी प्लस डेल एन जी आर टी, क्या हो जाएगा 1 प्लस डेल एन जी आर टी, डेल एन जी और यहाँ से आर टी बाहर आ जाएगा, ये होगा, ठीक है। इसको रीअरेंज करें, क्या लिख सकते हैं, ई ए माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा डेल एन जी माइनस 1 आर टी, ठीक। ये आपकी वैल्यू आ गई डेल्टा एच हैश की, ठीक है। इस वैल्यू को, पूरी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे डेल्टा एच की जगह पे, तो क्या आ जाएगा आपका के टू हो जाएगा इक्वल के बी टी एच तो होगा ही, के बी टी अपॉन एच, ये तो हो गई, ठीक है। ए टू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ई ए प्लस डेल एन जी माइनस 1 इंटू आर टी डिवाइड बाई आर टी इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ डेल्टा एस अपॉन आर, ठीक है, यही होगा, ठीक है। अब इन दोनों को अलग अलग कर लें, के टू इक्वल हो जाएगा के बी टी डिवाइड बाई एच विच इज़ इक्वल इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ ई ए अपॉन आर टी, ई ए अपॉन आर टी, ठीक है, ये हो जाएगा इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ डेल एन जी माइनस 1
अपॉन आर टी और इंटू आर टी, तो आर टी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा ई टू द पावर माइनस ऑफ डेल्टा एस हैश अपॉन आर, ठीक है। ये है आपका रेट कांस्टेंट फॉर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियोरी के लिए, ठीक है। यहाँ से अगर हम कंपेयर करें डेल ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी को हम साइड ले लें तो क्या हो जाएगा, के टू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका के बी टी अपॉन में एच ई टू द पावर ये वाला वैल्यू पहले ले लें माइनस ऑफ डेल एन जी माइनस वन, ठीक है, ई टू द पावर माइनस ऑफ डेल्टा एस अपॉन आर, ठीक है, हैश है सब में, ठीक है, और ई टू द पावर माइनस ऑफ ई अपॉन आर टी। अब इस इक्वेशन को अगर हम अर्हेनियस इक्वेशन से कंपेयर करें तो क्या आएगा कि आपका ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये इक्वल हो जाएगा किसके, ए के, क्योंकि अर्हेनियस इक्वेशन देखो क्या होता है, के इज इक्वल टू होता है ए इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ ई अपॉन आर टी होता है, ठीक है। तो ये अपॉन आर टी यहाँ है, ठीक है, ठीक। और आपका रेट कांस्टेंट ये हो गया, रेट कांस्टेंट बचा क्या, ए की वैल्यू ये पूरी वैल्यू क्या है आपके इक्वल है ए के, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल हो जाएगा आपका किसके, के बी टी अपॉन में एच, ठीक है, ई टू द पावर माइनस ऑफ डेल एन जी माइनस वन, ठीक है, ई टू द पावर माइनस ऑफ डेल्टा एस अपॉन आर, ये आ ए की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे जो डेल एन जी है, डेल एन जी ये इक्वल होता है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ होता है, नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है। कैसे निकलता है ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और भी सिर्फ गैसियस मॉलिक्यूल्स, जितने भी बाकी लिक्विड या फिर सॉलिड के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनको यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करेंगे। मान लो कोई एग्जांपल है हमारे पास, ए गैस है, ठीक है, प्लस बी आपका कोई लिक्विड हो गया और ये प्रोडक्ट बन रहा है सी गैस और प्लस डी कोई अदर लिक्विड, ठीक है। इस तरह से अगर मान लो रिएक्शन है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गैसेस स्पीसीज को ही हम लेंगे, तो यहाँ से डेल्टा एन जी आर टी, डेल एन जी क्या आ जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो कितना मोल है आपका गैस का, 1 मोल, 1 माइनस, और अगर हम रिएक्टेंट में कितना है 1 मोल है तो 1, यानी कि इक्वल आ जाएगा इसको 0 के, ठीक है। इस तरीके से मतलब रिएक्शन में लिक्विड और सॉलिड कुछ भी दिया हो लेकिन वहाँ से हम सिर्फ गैसेस वाला ही लेंगे, और अगर नहीं रहेगा गैसेस के मॉलिक्यूल्स तो 0 लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी खत्म, ठीक। तो अब हेडिंग डालो, लिंडेमान थ्योरी ऑफ ये आपका लास्ट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स का, ठीक है। लिंडेमान थ्योरी ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर गैसियस रिएक्शन, क्या होता है इस थ्योरी में, हमारे पास कोई यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं ए प्लस ए, ठीक है। ये क्या करेगा, ये आपका एक सबसे पहले क्या होगा, हायर एनर्जी में जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूल जो है वो आपका कहाँ जाएंगे, हायर एनर्जी में, ठीक है। इसके बाद और साथ ही साथ ए भी होगा कुछ, ठीक है, हायर एनर्जी में होगा मॉलिक्यूल, एक हायर एनर्जी में जाएगा और ए भी होगा इसके साथ। फिर क्या होगा, ये हायर एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, प्रोडक्ट में, ठीक है। इसमें अगर हम इसका रेट कांस्टेंट कुछ K1 ले लें, इसका K-1 ले लें और इसका K2 ले लें, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, एक हायर एनर्जी का मॉलिक्यूल है, इसकी एनर्जी क्या है, हाई है, ठीक है। और ये एक तरह का इंटरमीडिएट भी है, ठीक है। इंटरमीडिएट स्पीसीज दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर भी ये फॉर्म हो रहा है, फिर इसी का क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है। तो एक इंटरमीडिएट स्पीसीज भी है, ठीक। अगर हम देखें यहाँ पर, इसमें यहाँ पे 2 तरह की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जब ये आपका A प्लस बी एक हायर मॉलिक्यूल में गया, जो हायर एनर्जी की मॉलिक्यूल्स को फॉर्म किया, ठीक है, बनाया, ये हायर मॉलिक्यूल्स, इसकी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए,
ठीक है, या फिर वापस ये रिएक्टेंट में चला जाए। ठीक है, तो अगर ये वापस से रिएक्टेंट में चला जाता है और K-1 पाथ फॉलो करता है, वापस से रिएक्टेंट में चला जाता है, तो इसे कहते हैं डीएक्टिवेटेड स्टेप। देखो फर्स्ट पॉइंट लिखो, डीएक्टिवेटेड स्टेप। ठीक है, यानी ये एक्टिवेट होके एनर्जी हायर किया अपना, फिर फर्दर क्या हो गया, डीएक्टिवेट हो गया। डीएक्टिवेटेड स्टेप में क्या हो जाएगा, आपका ए स्टार जो है वापस से कन्वर्ट हो जाएगा ए में। ठीक है, सेकंड आपका देखो, इसके बाद एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। ठीक है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इस प्रोसेस को बोलेंगे डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन। हायर एनर्जी वाले स्पीसीज जो है उसका डिकम्पोज हो रहा है और किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, प्रोडक्ट में, तो इसलिए कोई डिकम्पोजिशन स्टेप आपका जो हो जाएगा वही होगा, ए स्टार से कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोडक्ट में। ठीक है, आगे इतना समझ में। अब यहाँ पर जो ए है, ठीक है, ए ये एक इंटरमीडिएट स्पीसीज है। ठीक है, अब इंटरमीडिएट इसका रेट क्या हो जाएगा, पहले ये देखो, इस रिएक्शन का अगर हम रेट लिखना चाहें तो क्या होगा, डिफरेंशियल रेट। तो रेट इक्वल हो जाएगा आपके किसके, K2 ए स्टार के। ठीक है, इसी के इक्वल होगा, ये प्रोडक्ट के टर्म में हम रेट लिखते हैं ना, रेट हो जाएगा K2 ए स्टार। आगे ठीक है, अब यहाँ पे जो ए स्टार है वो एक इंटरमीडिएट स्पीसीज है और हमारे रेट कभी भी इंटरमीडिएट स्पीसीज पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ से इसको क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। अकॉर्डिंग टू SSA स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन, लिखो अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इक्वल होता है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इक्वल होता है 0 के। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इक्वल हो जाएगा वो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट के। ठीक है, यहाँ से अगर ए का फॉर्मेशन देखें कहाँ पे हो रहा है और ए का डी फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल का। ठीक है, क्या कहाँ पे होगा, यहाँ पे हो रहा है K1 में, तो क्या हो जाए K1 ए स्क्वायर। ठीक है, ये K1 और ये दोनों ए का, तो ए स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के। डिफॉर्म कहाँ पे हो रहा है, एक तो आपका K-1 स्टेप में जहाँ पे आपका क्या हो रहा है, डीएक्टिवेट हो रहा है। दूसरा कहाँ हो रहा है, आपका ए स्टार से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है K2, जिस जहाँ पे इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हो जाएगा K-1, क्या हो जाएगा K-1 इंटू ए स्टार, रिएक्टेंट ऑफ ए स्टार, कंसनट्रेशन ए स्टार इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए, प्लस में K2 ए स्टार। ठीक, यही होगा। अब यहाँ से हम ए स्टार की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो कि आपका ए स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, के ए स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K-1 ए प्लस K2। यहाँ से ए स्टार कॉमन है, बाहर आ जाएगा। फिर इस ए स्टार की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, ए स्टार इक्वल हो जाएगा के ए स्क्वायर डिवाइड बाई K- ऑफ ए प्लस K2 के। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे आपका रेट इक्वेशन में, इक्वेशन 1। ठीक है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो रेट हो जाएगा आपका इक्वल K2 तो है ही पहले से, वैल्यू किसका पुट करना है, ए स्टार का। ए स्टार की वैल्यू क्या है, K1 है ये। ठीक है, K1 है, यहाँ पे है ना K1। ठीक है, K1 ए स्क्वायर, कंसनट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर डिवाइड बाई K-1 ऑफ ए प्लस K2। ठीक है, अब देखो इस रेट में कोई हमारा स्पेसिफिक रेट नहीं है कि हमारा ये पूरा रिएक्शन जो है वो कौन से ऑर्डर का है। ठीक है, यहाँ से हमारा दो तरह के केसेस अराइज होते हैं। एक तो ये कि हमारा जब केस फर्स्ट जिसमें हमारा K-1 इंटू ए ये वाला टर्म ज़्यादा हो जाए। ठीक है, या फिर ये सेकंड केस होगा जहाँ पे K2 अब ज़्यादा हो जाए इससे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। केस फर्स्ट लिखो, केस फर्स्ट में क्या है आपका, मान लेते हैं कि K-1 ए ग्रेटर है K2 से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, K2 वाले टर्म को निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेट आपका इक्वल आ जाएगा K2 इंटू K1
ए स्क्वायर डिवाइड बाई के माइनस 1 ए, ठीक है। ए से एक कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा रेट K2 K1 डिवाइड बाई के माइनस 1 ए, ठीक है। मीन्स यहाँ से क्या दिख रहा है आपको कि जो रेट है वो कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे, ठीक है। पावर में ए की पावर में 1 है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड करता है। ये आपका है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर का रेट है आपका, ठीक है। यहाँ से जो रेट आया, जब हमारा k माइनस 1 ए ज़्यादा होगा, ठीक है, तब क्या होगा, रेट क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। ऐसा कब होगा, क्या होगा कि k माइनस 1 ए जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, देखो ऐसा कब होगा, ये होगा आपका जब हमारा प्रेशर क्या होगा, हायर होगा, ठीक है। प्रेशर जब हायर होगा तो हायर प्रेशर में क्या होता है, जब प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो कंसंट्रेशन आपका ए का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा तो कंसंट्रेशन ऑफ ए ज़्यादा, और एक कंसंट्रेशन ऑफ ए ज़्यादा तो ये वाला टर्म ज़्यादा और ये टर्म ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ये रेट आ जाएगा, ठीक है। और रेट आपका फर्स्ट ऑर्डर आएगा। मीन्स कि आपका जो डीकम्पोजिशन वाला रेट, सॉरी डीएक्टिवेशन वाला रेट क्या होगा, फास्टर होगा देन डीकम्पोजिशन के। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट कर जाएगा, यहाँ से जो एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल बने हैं वो प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होगी, क्या वापस से वो रिएक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इस वाले रेट के अकॉर्डिंग। जब हमारा, तो कब होगा ये, हायर प्रेशर पे। एक मिनट, फर्स्ट ऑर्डर रेट होगा, कब आएगा ये, एट हायर प्रेशर, एट हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर होने पर आपका जो के ए का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा, मोर, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज़ मोर, ठीक है। और ए का कंसंट्रेशन ज़्यादा तो k माइनस 1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी, ज़्यादा होगी, ठीक है। k माइनस 1 वैल्यू भी ज़्यादा होगी। मीन्स कि जो आपका डीएक्टिवेशन स्टेप हो, डीएक्टिवेशन स्टेप में आपका प्रेशर हायर होता है, और प्रेशर हायर होता है और वहाँ से जो रेट आता है वो फर्स्ट ऑर्डर रेट आता है, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं हम, केस सेकेंड। जब हमारा K2 की वैल्यू ज़्यादा होगी का k माइनस 1 ए से, ये कब होगा, एट लो प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे लिख लो एट हाई प्रेशर, केस वन में क्या लिखो, एट हाई प्रेशर, ठीक है। केस 2 आपका एट लो प्रेशर, क्या होगा यहाँ पे रेट, K2 ज़्यादा हो जाएगा तो k माइनस 1 ए का टर्म यहाँ से निगलेक्ट हो जाएगा रेट से, तो रेट आ जाएगा आपका K2 K1 ए का स्क्वायर डिवाइड बाई K2 से K2 कैंसिल हो जाएगा, रेट आ जाएगा आपका आ जाएगा K1, ठीक है, ए का स्क्वायर। यहाँ से जो रेट आया क्या है, सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। आगे समझ में, जब K2 हमारा ज़्यादा होगा ये तब क्या होगा, आपका जो डिकम्पोजिशन वाला स्टेप होगा वो फास्टर होगा। ये कौन सा स्टेप होगा, डिकम्पोजिशन क्या होगा आपका, फास्टर होगा। यहाँ पे डीएक्टिवेशन फास्टर था एट हायर प्रेशर, और एट लोअर प्रेशर डिकम्पोजिशन आपका फास्टर होगा, और रेट आपका आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। ये हो गया लीनमान थ्योरी ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर गैसेस रिएक्शन। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।